गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मोस्ट अवेटेड चैप्टर जो आप लोगों ने डिमांड किया था बहुत दिनों से, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम देखने जा रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स का जो चैप्टर है बच्चों, वो सीईटी में मतलब अगर देखा जाए तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मार्क्स के लिए नहीं है, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे इम्पॉर्टेंट होंगे जो बायोमोलिक्यूल्स में क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बायोमोलिक्यूल बेसिकली आपको पता है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री का मर्ज करके ये चैप्टर आपको दिया है। सो बायोलॉजी का पार्ट जो है वो बायोलॉजी का पार्ट पढ़ लेना, सिर्फ काफ़ी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी पढ़ लेना। बाकी का अगर आप देखो तो बायोमोलिक्यूल्स में एक है कि आपको स्ट्रक्चर्स जो है वो याद रखने हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका जो पार्ट है वो याद रखना है। उस पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके आगे मतलब यही लेक्चर में वो पार्ट आपका कवर हो जाएगा। देन यहाँ पे अब है बायोमोलिक्यूल्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। वो पॉइंट्स ऐसे हैं कि आप उसमें नोट डाउन करो आपके नोटबुक में, बिकॉज ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स में पढ़ना बहुत पड़ेगा आपको, बट मैं यहाँ पे अगर दे रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप उसको नोट डाउन करते जाओ। बायोमोलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल विच कंबाइन इन स्पेसिफिक मैनर टू प्रोड्यूस लाइफ और कंट्रोल बायोलॉजिकल रिएक्शन। जो ये यहाँ पे दिया है उन्होंने एक डेफिनेशन, सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन उन्होंने वहाँ पे दिया है कि बायोमोलिक्यूल एक्चुअल में क्या होते हैं। बायोमोलिक्यूल की ये जो भी पर्टिकुलर डेफिनेशन है, इसमें से हमें केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से यही समझ में आता है कि बायोमोलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल की तरह हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। बायोमोलिक्यूल क्या करते हैं, वहाँ पे बायोलॉजिकल एक्शंस पे कंट्रोल करने का काम करते हैं। दैट्स इट। बायोलॉजी में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। अब बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, लिपिड्स हैं, ठीक है, ये सब बायोमोलिक्यूल्स में आते हैं। बट उसमें से दो पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, जिस पे क्वेश्चन मैंने देखा है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस, कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एक्चुअल में बायोमोलिक्यूल है और उनका काम उन्होंने पूछ लिया है। अब पता नहीं वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, बट ठीक है, उसका काम मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बारे में याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, वहाँ पे एनर्जी सोर्स का बहुत एक बड़ा फैक्टर है कार्बोहाइड्रेट, हम ऐसे बोल सकते हैं। और प्रोटीन के बारे में जैसे हमें पता है बहुत पहले से कि प्रोटीन्स आर एक्ट एज अ बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। प्रोटीन एक्ट्स एज अ बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। सो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल वो होता है, और कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऐसे हम बोल सकते हैं। सो ठीक है, उसके आगे हम बढ़ेंगे। तो अभी अगर हम देखें तो बायोमोलिक्यूल्स में पहला आता है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ठीक है। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट कार्बोहाइड्रेट, में कुछ इसके बारे में आपको बताना चाह रही हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का तो पूरा यहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो है वो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। जैसे मैंने अभी कहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो वहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, और प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद लिपिड्स, उसके बाद आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बारे में काफ़ी अच्छे से आपको जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में डीएनए, आरएनए ये जो होते हैं ना, उनके स्ट्रक्चर्स आपको वहाँ पे दिए जाते हैं। सो डीएनए, आरएनए के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखने हैं, और वो स्ट्रक्चर्स तब मैं आपको बताऊंगी कि क्या कैसे किस तरीके से वहाँ पे देखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। नाउ अब आप ये देखो कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट जिसको कार्ब हम बोलते हैं, कि कार्ब जो हमें मिलता है वो काफ़ी मटेरियल ऐसे है, फूड मटेरियल है, फूड आइटम्स है, वहाँ से हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं। बट कार्बोहाइड्रेट्स एग्जैक्टली क्या है, अर्लियर मतलब जो पहले डेफिनेशन या फॉर्मूला दिया गया था वो ये था।
कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता था? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और उसका फॉर्मूला दिया जाता था CxH2O करके उसका फॉर्मूला वहाँ पे दिया जाता था। CX यहाँ पे लिखा है और H2O इस तरीके से फॉर्मूला पहले दिया जाता था। बट उसके बाद मतलब ऐसे वहाँ पे दिखाई दे रहा था कि ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हर एक कार्बोहाइड्रेट पे अप्लाई नहीं होता। जो कार्बोहाइड्रेट पे अप्लाई हो रहा है वो कौन से कार्बोहाइड्रेट है? जैसे हमने देखा कि C12H22O11, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? यहाँ पे अगर हमने देखा तो C12H22O11 को हम CxH2Y के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो इस तरीके से मतलब अगर देखा तो यहाँ पे कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं कि जहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे थे, आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है वो, जैसे वहाँ पे रैफिनोज करके एक कार्बोहाइड्रेट है, वो है उसमें, वो कार्बोहाइड्रेट होने के बावजूद भी इस पर्टिकुलर फॉर्म में हम उसको लिख नहीं पाए। इसलिए ये जो डेफिनेशन है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की, जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन अब काम की नहीं है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के बाद जो डेफिनेशन आई है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन जो होते हैं, सो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के बाद क्या क्या डेफिनेशन वहाँ पे आई है। ठीक है, देखो कार्बोहाइड्रेट में जो डेफिनेशन आपको दी है उन्होंने टेक्स्ट बुक में, मैं उसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। डेफिनेशन जो दी है वो है उसमें, जैसे कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट क्या है बच्चों? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। वी नो वेरी वेल दैट व्हाट इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में हमें पता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। अब यहाँ पे वो चीज़ मैं डिस्कस नहीं करूँगी। ऑप्टिकल एक्टिविटी वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में दिखाई देती है। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब ऐसा क्यों? पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या हुआ? जिसमें ज़्यादा वहाँ पे पॉली मतलब नंबर ऑफ OH ग्रुप्स ज़्यादा है। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है क्या एग्जैक्टली? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जो होगा वो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, मतलब जिसमें OH ज़्यादा है, जिसमें OH क्या है वहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है कंपाउंड्स। अब ये भी हुआ है यहाँ पे डेफिनेशन में दिया है कि compounds on hydrolysis if gives polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketone, then those compounds are also said to be carbohydrates. Those compounds are also said to be what? Carbohydrates. तो वो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में यहाँ भी आप उसे देख सकते हो। ठीक है, सो ये है पूरा बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट। बायोमोलिक्यूल के पार्ट में हमने देखा है कि यहाँ पे बायोमोलिक्यूल वो मॉलिक्यूल ऐसे है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं। उसके बाद अगर हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, ये सब क्या है यहाँ पे? ये सब बायोमोलिक्यूल्स है। उसमें कौन कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसका छोटा सा फंक्शन पूछा जाता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में फंक्शन छोटा सा आपको पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो कार्बोहाइड्रेट्स में कि अर्लियर मतलब सबसे पहले अगर आप देखो तो अर्लियर डेफिनेशन क्या थी वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की? दीज आर सेड टू बी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, दीज आर सेड टू बी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्या है यहाँ पे? अब आप खुद देखो कि ये जो पर्टिकुलर फार्मूला है C12, यहाँ पे H, यहाँ पे अगर आप देखो H11 और O, और यहाँ पे अगर आपने देखा H2O है और 11 यहाँ पे लिखा, तो आपको फार्मूला क्या मिलने वाला है? C12H22O11, ये फार्मूला आपको यहाँ पे मिलेगा। सो इस तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते थे। बट कुछ फार्मूलाज, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है बट इस फार्मूला में वो फिट होते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड है, ये फार्मूलाज में फिट होते हैं। और कुछ ऐसे हैं
रैफिनोज करके कि जो कार्बोहाइड्रेट होने के बावजूद भी इस फॉर्मूला में फिट नहीं होता। तो ये सब लिमिटेशंस वगैरह जो है वो देखने के बाद कार्बोहाइड्रेट की एक नई डेफिनेशन आई है, जिसके ये पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, उसके बाद ये बोल सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स आर सेड टू बी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। और आप ये बोल सकते हो कि ऐसा कोई कंपाउंड कि जो ऑन हाइड्रोलिसिस क्या कर रहा है, आपको वहाँ पे दे रहा है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन वहाँ पे अगर दे रहा है, सो दोज कंपाउंड्स आर सेड टू बी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स उनको कहा जाता है। सो नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पे देखो बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है यहाँ पे, तो उसमें एक्चुअल में दो पार्ट्स होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे हर एक पॉइंट मैं आपको लिख के नहीं दूँगी। ऑलिगोसैकेराइड जो होते हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेलिंग और करूँगी। ऑलिगोसैकेराइड में क्वेश्चंस कैसे और कहाँ पे पूछे जाते हैं, बट बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दो पार्ट्स में वो डिवाइड हो रहा है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो सेड टू बी मोनोसैकेराइड्स। मोनो मतलब एक, सैकेराइड मतलब शुगर, ठीक है। मोनोसैकेराइड मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है उनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, उनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। मोनोसैकेराइड मतलब क्या है वहाँ पे, या सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या है वहाँ पे। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, उनका हाइड्रोलिसिस हम नहीं कर सकते, उनको क्या कहा जाएगा, मोनोसैकेराइड कहा जाएगा। अब ये जो मोनोसैकेराइड है बच्चों, इसमें भी दो पार्ट आते हैं। मोनोसैकेराइड है तो मोनोसैकेराइड में कभी अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा उसमें, कभी आप उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो अकॉर्डिंगली अल्डोजेस और कीटोजेस वहाँ पे उनको कहा जाता है। अगर कोई भी मोनोसैकेराइड ऐसा है कि जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको अल्डोजेस की कैटेगरी में डाला जाएगा। अगर कोई मोनोसैकेराइड है कि जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, सो दोज पर्टिकुलर ग्रुप इज सेड टू बी कीटोजेस, ठीक है। सो अब नीचे हम लोग आएंगे, अल्डोजेस और कीटोजेस ये दो जो है यहाँ पे उनको आप आगे भी बोल सकते हो, मतलब ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, ठीक है, हेक्सोज एक्सेट्रा, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स जितने हैं आपके पास उसके बेसिस पे वो ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज में क्या होता है वहाँ पे क्लासीफाई होता है। पहले ये अच्छे से कवर अप करने की कोशिश करो, देन हम जाएंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरफ। ये क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट का वहाँ पे ये नहीं होता, क्या नहीं होता है, हाइड्रोलिसिस वहाँ पे नहीं होता, ठीक है। हाइड्रोलिसिस वहाँ पे नहीं हो रहा, व्हाट इट मीन्स एग्जैक्टली, हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा तो उनको क्या बोला जाएगा, उनको मोनोसैकेराइड ही बोला जाएगा, ठीक है। मतलब वो अकेला है, उसको हाइड्रोलाइज करके आप दो या दो से ज़्यादा यूनिट्स मोनोसैकेराइड के नहीं बना सकते, वो अकेला वहाँ पे होता है, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड में अगर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो अल्डोज की कैटेगरी में वो जाता है। मोनोसैकेराइड में अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटोजिस की कैटेगरी में वो जाता है। उसके भी आगे डिपेंडिंग अपॉन कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं उसमें ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट सिंपल कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे ऑलिगो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब यही है, नाम में ही समझ में आ रहा है कि वो जो पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट है वो उसका स्ट्रक्चर ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। मतलब उसका हाइड्रोलिसिस हो सकता है और हाइड्रोलिसिस होने के बाद वो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या दे सकता है आपको, वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा यूनिट्स मोनोसैकेराइड के दे सकता है, उसे कहा जाएगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट है ऑलिगोसैकेराइड और नेक्स्ट यहाँ पे आता है पॉलीसैकेराइड, ठीक है।
ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का मतलब क्या है, 2 से 10 के बीच में छोटे छोटे मोनोसैकेराइड के यूनिट आपको मिलेंगे ऑन हाइड्रोलिसिस। जैसे फॉर एग्जांपल देखो सुक्रोज है, सुक्रोज का अगर हाइड्रोलिसिस आपने किया तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस के बाद आपको 2 यूनिट्स मिलते हैं, एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रक्टोज का यूनिट मिलता है। मतलब क्या है, वो आ रहा है ओलिगोसैकेराइड की कैटेगरी में। यहाँ पे क्या है, 2 से 10 के बीच में यूनिट्स। अब यूनिट्स मतलब क्या, यूनिट्स मतलब मोनोसैकेराइड के छोटे छोटे यूनिट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, मतलब एक बार सुक्रोज को आपने हाइड्रोलाइज किया तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज वहाँ पे मिला, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आप आगे हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते बिकॉज दोज आर नॉट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, दे आर कम इन अ कैटेगरी ऑफ मोनोसैकेराइड जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। ठीक है, सो ये ओलिगोसैकेराइड है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और डिस्कस करने वाली हूँ यही लेक्चर में, बट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है ओलिगोसैकेराइड का। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड्स। अब ये पॉलीसैकेराइड्स होते क्या है एक्चुअल में, पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं एक्चुअल में हम ये बोल सकते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स जो है जिनका हाइड्रोलिसिस होने पर आपको क्या मिलता है, वहाँ पे बहुत नंबर ऑफ यूनिट मोनोसैकेराइड्स के मिलते हैं, नंबर ऑफ यूनिट मोनोसैकेराइड्स के मिलते हैं। सो दे आर सेड टू बी पॉलीसैकेराइड, पॉली में दिया है वहाँ पे। और ये जो पॉलीसैकेराइड है उनको नेचुरल पॉलीमर भी कहा जाता है। उनको क्या कहा जाएगा बच्चों, नेचुरल पॉलीमर। आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है वहाँ पे, जैसे स्टार्च है, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है, ग्लूकोज नहीं, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ये जो होते हैं ये पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में आएंगे। ये क्या कहाँ पे आएंगे, पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में। अब यहाँ पे आपको ये जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे कट कर दो। शुगर और नॉन शुगर के बारे में मैं एक यहाँ पे आपको डिस्कशन करवाने वाली हूँ। ये इसके पार्ट्स नहीं है एक्चुअल में, वो गलती से वहाँ पे हुआ था। शुगर नॉन शुगर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब शुगर क्या होता है ये तो आपको पता है। शुगर क्या है बेसिकली, अगर सिंपल वे में अगर देखो तो शुगर मतलब क्रिस्टलाइन होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है, सोल्यूबल इन वाटर होता है। ठीक है, ये चीज़ें हमें पता है। बट यहाँ पे जो भी कार्बोहाइड्रेट्स आप देख रहे हो उन कार्बोहाइड्रेट्स को अगर आपको शुगर या नॉन शुगर की कैटेगरी में डालना है तो हमें एग्जैक्टली कौन सा क्राइटेरिया वहाँ पे लेना होगा। तो क्राइटेरिया जो हमें लेना है वो ये क्राइटेरिया है कि फेलिंग और टोलेंस रिएजेंट जो होते हैं उनसे अगर वो रिड्यूस हो सके तो वो शुगर की कैटेगरी में जाएंगे, उनसे अगर रिड्यूस वो नहीं हुए तो वो नॉन शुगर की कैटेगरी में जाएंगे। बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब एक बहुत सिंपल सा ट्रिक मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप जो है वो अगर आपको कहीं भी या किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में फ्री मिल रहा है, मतलब वो रिड्यूस हो सकता है, तो वो शुगर की कैटेगरी में जाएगा। अगर अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप बॉन्डेड है, वो फ्री नहीं है, तो वो जाएगा नॉन शुगर के कैटेगरी में, विच इज़ वेरी वेरी सिंपल। अब यहाँ पे उन्होंने दिया भी है, शुगर मतलब बेसिकली होता है क्रिस्टलाइन, स्वीट इन टेस्ट, उसके बाद सोल्यूबल इन वाटर। नॉन शुगर्स ऐसे होते हैं कि वो एमॉर्फस नेचर दिखाते हैं। एमॉर्फस मतलब वो क्रिस्टल्स नहीं मिलते, थोड़ा सा पाउडरी फॉर्म उनका वहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद टेस्टलेस है, इनसोल्यूबल इन वाटर। मतलब सिंपल है, बेसिक से पॉइंट से शुगर और नॉन शुगर में आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ पे शुगर और नॉन शुगर में डिफ्रेंशिएट तो हमने यहाँ पे कर दिया। मतलब जनरली ये हो सकता है कि शुगर जो है ना वहाँ पे, तो शुगर में मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं वो शुगर की कैटेगरी में उनको डाला जाता है। उसके बाद डाइसैकेराइड जो है, डाइसैकेराइड में हम बोल सकते हैं कि वो नॉन शुगर की कैटेगरी में, वहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो आपको मिलेगा वो वहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में जाएगा। मतलब ये पहले इनके बेसिक समझ लो, बेसिक समझने के बाद हम बोल सकते हैं कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर एग्जैक्टली क्या है। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर की अगर हम बात करते हैं तो रिड्यूसिंग शुगर मतलब मैंने अभी कहा, आपने अल्डिहाइड कीटोन का लेसन देखा है, उसमें फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलरेंट सॉल्यूशन ये है, ये देखा है। ठीक है, अगर
यहाँ पे भी मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है, जो भी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है, उसमें अगर अल्डिहाइड ग्रुप है, उसमें अगर कीटोन ग्रुप है, वो रिड्यूस हो सकता है। वो अगर वहाँ पे रिड्यूस हो रहा है फेलिंग से या टोलेंस रिएजेंट से, सो ये पर्टिकुलर जो भी कैटेगरी रहेगी वो रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी रहेगी। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब ये है कि दे डू नॉट रिड्यूस बाय फेलिंग सॉल्यूशन और यू कैन से टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, अब आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि रिड्यूसिंग शुगर जो है ऑल मोनोसैकेराइड्स वेदर अल्डोजेस और कीटोजेस, ठीक है, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। बिल्कुल सही है, क्योंकि मोनोसैकेराइड में क्या होता है, कहीं भी लिंक आपको नहीं मिलती, कहीं भी बॉन्ड आपको अल्डिहाइड ग्रुप से कहीं किसी भी दूसरे इसका बॉन्ड नहीं होता। अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप क्या होता है, फ्री होता है। इसलिए रिड्यूसिंग शुगर में अगर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं दे कम अंडर रिड्यूसिंग शुगर कैटेगरी, सो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या दिया है उन्होंने, दे डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करते। तो डाइसैकेराइड्स जो होते हैं, बेसिकली डाइसैकेराइड्स जो होते हैं, तो डाइसैकेराइड्स में आपको क्या मिलते हैं, अल्डिहाइड और जो कीटोन ग्रुप होता है वो अल्डिहाइड कीटोन ग्रुप वहाँ पे फ्री नहीं होता, बॉन्डेड होता है। तो वो अगर वहाँ पे बॉन्डेड है तो बॉन्डेड होने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि उनके पास में रिड्यूस होने के लिए कुछ ग्रुप बचा ही नहीं है। तो इसलिए वो डाइसैकेराइड जो होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में जाते हैं। सो अभी हमने कुछ पॉइंट्स देखे हैं, उस पॉइंट्स में आपको इम्पॉर्टेंट यही होगा कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एग्जैक्टली क्या है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में फिर से बता रही हूँ, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, जो जिनको मोनोसैकेराइड कहा जाता है, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, उनका हाइड्रोलिसिस आगे नहीं हो सकता। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, व्हाट आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनका फर्दर हाइड्रोलिसिस हो सकता है। मतलब वहाँ पे उनके दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का मतलब क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड मतलब हाइड्रोलिसिस होने के बाद 2 से 10 यूनिट आपको मोनोसैकेराइड के अगर मिलते हैं तो उसको ओलिगोसैकेराइड की कैटेगरी में डाला जाता है। उसके बाद अगर आप देखो पॉलीसैकेराइड की बात होती है। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड ये होते हैं कि हाइड्रोलिसिस होने पर वो वहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट्स देते हैं मोनोसैकेराइड्स के, सो उनको पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। ओलिगोसैकेराइड में मैं अभी डिस्कशन करने वाली हूँ। पॉलीसैकेराइड में मैंने ये भी कहा आपको कि पॉलीसैकेराइड को नेचुरल पॉलीमर कहा जाता है। सेल्यूलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, इनको क्या कहा जाता है? वहाँ पे नेचुरल पॉलीमर कहा जाता है। उसके बाद एक कैटेगरी हमने देखी थी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं बेस्ड ऑन द सोल्यूबिलिटी, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, शुगर एंड नॉन शुगर के पार्ट। पहले भी मैंने कहा शुगर स्वीट इन टेस्ट होता है, सोल्यूबल इन वाटर होता है, ठीक है, वो सोल्यूबल इन वाटर होता है, स्वीट इन टेस्ट, क्रिस्टलाइन नेचर होता है शुगर का। नॉन शुगर की अगर हम बात करते हैं तो नॉन शुगर्स आर टेस्टलेस, वो टेस्टलेस होते हैं, एमॉर्फस नेचर है, एंड दे आर लाइक यू कैन से दैट दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट का बेस्ड ऑन सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे 2 पार्ट में डिवीजन हो सकता है। अब शुगर की हमने बात की ही है तो शुगर में भी 2 पार्ट आएंगे, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या है? वहाँ पे मैंने पहले भी आपको कहा कि रिड्यूसिंग शुगर में ऐसे मतलब सब मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं उनका आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे इंक्लूजन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री मिलता है, वेदर इट में बी अल्डोज, वेदर इट में बी कीटोज। मोनोसैकेराइड की बात हो रही है तो वो दोनों भी वहाँ पे ग्रुप फ्री मिल रहे हैं और उसका रिडक्शन हो रहा है बाय फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेंस रिएजेंट। सो रिड्यूसिंग शुगर मतलब क्या है? अल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप जो होता है वो अगर आपको फ्री मिल रहा है वहाँ पे, तो उस वक्त
टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है उससे हम उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सो रिड्यूसिंग शुगर वो होती है। जनरली ये कहा जाता है कि ऑल मोनोसैकेराइड दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में क्या देखा हमने, नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो होती है दे कैन नॉट बी, यू कैन से, रिड्यूस्ड बाय फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस या फेलिंग सॉल्यूशन से रिड्यूस नहीं हो रही, इसलिए उसे कहा जाएगा वहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में कौन आएगा, डाइसैकेराइड्स जो होते हैं जिनका बॉन्ड बन जाता है वहाँ पे, और जहाँ जिसकी वजह से अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप जो है वो फ्री नहीं मिलता फॉर पर्पस ऑफ रिडक्शन। सो उनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में डाला जाता है। सो अब थोड़ा सा छोटा डिस्कशन हम कर लेंगे ओलिगोसैकेराइड के बारे में, और उस पर क्वेश्चंस आते हैं इसलिए हम उसका डिस्कशन कर लेंगे। चलो, तो यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं, मैंने पहले भी आपको कहा, ओलिगोसैकेराइड्स आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, दे कम अंडर कैटेगरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। We can say which on hydrolysis gives 2 to 10 units of monosaccharides। मतलब दो से 10 के बीच में अगर आपको मोनोसैकेराइड के यूनिट मिल रहे हैं हाइड्रोलिसिस से, तो उस पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट को आप ओलिगोसैकेराइड में डाल सकते हो। सो यहाँ पे देखो, ओलिगोसैकेराइड जो है वो डिवाइड हो रहे हैं बेस्ड ऑन यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड, कितने यूनिट्स आपको मिल रहे। यहाँ पे डाइसैकेराइड मतलब पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस होके 2 यूनिट्स आपको सिर्फ मिल रहे हैं मोनोसैकेराइड्स के, तो यहाँ पे ये डाइसैकेराइड, इसका ये फॉर्मूला। ट्राइसैकेराइड ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट है, वो कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस होने के बाद 3 मोनोसैकेराइड के यूनिट आपको मिलते हैं। टेट्रासैकेराइड मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट ऐसा है कि जिसका हाइड्रोलिसिस होने पर 4 मोनोसैकेराइड के यूनिट आपको मिलते हैं। तो इस तरीके से पेंटा, हेक्सा, इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 कैटेगरी आपको देखनी है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो, डाइसैकेराइड्स जो होते हैं वो क्या है, ओलिगोसैकेराइड ही है, और ओलिगोसैकेराइड्स क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। तो डाइसैकेराइड्स जो है उसमें सुक्रोज जो है वो पहले आता है, जो हमेशा पूछा जाता है इसके बारे में। सो डाइसैकेराइड्स जो होते हैं वहाँ पे उनका मतलब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होने पर आपको मोनोसैकेराइड के 2 यूनिट मिलते हैं। कौन कौन से मोनोसैकेराइड है, एक ग्लूकोज है और दूसरा फ्रक्टोज है। एक ग्लूकोज है और दूसरा क्या है, वहाँ पे फ्रक्टोज है। माल्टोज जो शुगर है उसका भी हाइड्रोलिसिस होने के बाद आपको ग्लूकोज और ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज के 2 यूनिट्स आपको वहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद लैक्टोज मतलब जो शुगर वहाँ पे मिल्क में प्रेजेंट होती है, लैक्टोज की बात कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस होने पर ग्लूकोज और गैलेक्टोज करके वहाँ पे शुगर आपको मिल रही है। मतलब आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो तो हर एक केस में आपको 1, 2 मतलब 2 ही मोनोसैकेराइड के यूनिट मिल रहे हैं, 2 ही मोनोसैकेराइड के यूनिट मिल रहे। इसलिए ये जो है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इनको क्या कहा जाएगा, डाइसैकेराइड कहा जाएगा। इनको क्या कहा जाएगा, डाइसैकेराइड कहा जाएगा। यहाँ पे आओ, ट्राइसैकेराइड्स। ट्राइसैकेराइड्स में क्या है, अभी ट्राइसैकेराइड में रेफिनोज, ये एग्जाम्पल काफ़ी बार पूछा गया है कि रेफिनोज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, it is an example of trisaccharide, or you can say it is example of oligosaccharide, or you can say it is example of complex carbohydrate। इसलिए मैं ये आपको बार बार बता रही हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ पे वो थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, रेफिनोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। मतलब कितने यूनिट्स मिले आपको, ये एक मोनोसैकेराइड, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 मोनोसैकेराइड के यूनिट आपको यहाँ पे मिल रहे। तो यहाँ पे इसे कहा जाएगा ट्राइसैकेराइड कहा जाएगा। ट्राइसैकेराइड मतलब सैकेरिन मतलब क्या है, शुगर के बारे में हम बोल रहे हैं या मोनोसैकेराइड के यूनिट के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे 3 आपको मिल रहे हैं यहाँ पे यूनिट्स, रेफिनोज का हाइड्रोलिसिस करके
3 यूनिट्स मिल रहे हैं आपको, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, वहाँ पे ट्राइसैकेराइड कहते हैं। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, काफ़ी बार पूछा गया है CET के एग्ज़ाम में। यहाँ पे देखो टेट्रासैकेराइड, टेट्रासैकेराइड का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे टेट्रासैकेराइड मतलब अ पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे है स्टैच्यूस करके, स्टैच्यूस करके जो कार्बोहाइड्रेट है, आगे ओज लग रहा है, मतलब वो शुगर का पार्ट होगा, ठीक है। स्टैच्यूस करके जो यहाँ पे ये हम देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, उसका हाइड्रोलिसिस होने पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और गैलेक्टोज, ये 2 यहाँ पे क्या हो रहे हैं, आपको 4 यूनिट मिल रहे हैं। देखो ग्लूकोज का 1 यूनिट है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। आप बोलोगे ये तो सेम है, सेम ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे 4 यूनिट्स आपको मिलते हैं और वो पर्टिकुलर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। सो 4 तो काउंट वहाँ पे करने होते हैं। सो वो बात नहीं है अभी। स्टैच्यूज जो है, देख इट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ टेट्रासैकेराइड। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है टेट्रासैकेराइड का। अब यहाँ पे बच्चों हम ये जो पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन का पार्ट है ये ख़त्म कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन के पार्ट के बाद क्या होगा, ग्लूकोज के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का हो सकता है तो मैं कवर अप करने की कोशिश करूँगी, बट बेसिकली ग्लूकोज के बारे में डिस्कशन होगा। ओलिगोसैकेराइड का मैंने क्यों आपको इस तरीके से कहा है, क्योंकि ओलिगोसैकेराइड पे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं उस तरीके से, जैसे रैफिनोज पे क्वेश्चन है, स्टैशियोस पे क्वेश्चन है। डाइसैकेराइड में आपको वो क्या करते हैं, नीचे ऑप्शंस देते हैं कि इसमें से डाइसैकेराइड कौन है या कौन नहीं है, ये भी पूछा जा सकता है। इस तरीके के क्वेश्चंस इस पे आ सकते हैं। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट इन केस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल अगर आप पढ़ते हो और पहले वाला इंट्रोडक्टरी पार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का पार्ट अगर आपने हटा दिया, नहीं किया, तो बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। उसमें करना ही पड़ेगा, उसमें आपको कुछ भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं उसके बारे में भी मैंने आपसे डिस्कस किया है। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर मतलब द शुगर्स in which we find aldehyde or ketone group free and it is reduced by failing solution or Tollens reagent, then the sugar is said to be reducing sugar. Now what is non-reducing sugar? Non-reducing sugar, the sugar in which aldehyde or ketonic group is bonded, means it is not free for reduction purpose and hence it is not reduced by failing or Tollens reagent and hence it is said to be non-reducing sugar. एग्जाम्पल में याद रखने के लिए ऐसा याद रखो कि मोनोसैकेराइड जो होंगे वो काफ़ी ऐसे हैं कि वो आपके रिड्यूसिंग शुगर की ही कैटेगरी में जाएंगे, बिकॉज उनका अल्डिहाइड ग्रुप हो, उनका या कीटोन ग्रुप हो, वो फ्री होता है फॉर रिडक्शन पर्पस। बट यहाँ पे अगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर की हम बात करें तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में ये जो है मतलब डाइसैकेराइड्स जो होते हैं उनका नाम काफ़ी बार लिया जाता है, बिकॉज डाइसैकेराइड्स में क्या होता है, डाइसैकेराइड्स में आपका अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप जो होता है वो फ्री नहीं होता फॉर द पर्पज़ ऑफ रिडक्शन। हेंस फेलिंग सॉल्यूशन हो, टोलेंस रिएजेंट हो, कुछ भी हो, वहाँ पे रिडक्शन का कोई चांस ही नहीं है, मतलब रिडक्शन हो नहीं सकता, इसलिए उनको कहा जाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाएगा। थैंक यू।